तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगा। आज एनसीईआरटी और आईआईटी के प्रॉब्लम्स 13.1 आपकी कवर कर दी, 13.2 की थ्योरी करा दी, 13.2 के क्वेश्चन करा दिए। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स और कुछ आईआईटी के क्वेश्चंस इंडिपेंडेंट इवेंट के रिगार्डिंग और कुछ ऐसे, वो आई विल टेक टुडे। अब आप देखें, आई विल स्टार्ट फ्रॉम जो लास्ट क्लास में आपको किया था कि पी ई इंटरसेक्शन एफ, एज वी नो, बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, इट इज इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ बाई ई। यू नो पी इंटरसेक्शन एफ, पी ई इंटू पी एफ बाई ई। पी एफ बाई ई जो है वो क्या है? दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज अकर्ड। एफ बाई ई का मतलब है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज अकर्ड। दिस इज पी एफ बाई ई। तो ई इंटरसेक्शन एफ, ई हो गया, एफ पर कंडीशन लगी ई की, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज अकर्ड। तो दिस इज द एफ बाई ई। एंड ऑल्सो अगर पहले एफ हो गया तो पी ई बाई एफ आएगा, और पी एफ बाई ई बाई एफ क्या है? एंड पी ई बाई एफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड। ये ई का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ई बाई एफ जब एफ आपका हो चुका है। और अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, वही बात आगे दोबारा, इफ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, आज इस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स करेंगे, कंपटीशन के भी एनसीईआरटी के भी कराई दिए थे आपको, तो उससे आपका टोटल कंसेप्ट ये क्लियर हो जाएगा कि क्या कंसेप्ट है, तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। इफ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट देन, अगर इंडिपेंडेंट है मतलब एक का होना दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो पी एफ बाई ई का मतलब है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज अकर्ड। ई हो चुका है, एफ पर कंडीशन लगी ई की, तो अगर इंडिपेंडेंट है पी एफ बाई ई इज इक्वल टू पी एफ। एंड पी ई बाई एफ, पी ई बाई एफ इज इक्वल टू पी ई। अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड इज इक्वल टू पी। तो ये चीज आप क्लियर कर लें, कंडीशन का कोई फर्क नहीं पड़ा। इंडिपेंडेंट का मतलब है एक का होने ने दूसरे को अफेक्ट नहीं किया। इफ दे आर इंडिपेंडेंट तो पी एफ बाई ई पी एफ होगा और पी ई बाई एफ पी होगा। तो इस केस में क्या बन जाएगा देखिए आप, दैट इज, तो ये मैंने आपको फिर एक बार हल्का सा रिवाइज करा दिया, तो ये यही मेन कंसेप्ट है। दैट इज इफ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, इफ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट देन पी ई इंटरसेक्शन एफ। इसका मतलब अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं पी ई एंड एफ, अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ। इसका ये मतलब हुआ कि अगर इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट हैं तो पी ई इंटरसेक्शन एफ, ई एंड एफ इज इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ। मतलब इंटरसेक्शन आपका मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड विल बी कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन, एंड आपका मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा। तो अगर इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट हैं, इफ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट पी ई इंटरसेक्शन एफ, तो एंड आपका मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिजल्ट है, ये आपने याद रखना है अगर इंडिपेंडेंट, और इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। वो आपको कल भी क्लियर किया था, काफी एग्जांपल दिए मैंने, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा सा ये रहता है प्रोबेबिलिटी, अगर ऑफलाइन क्लास है तो इजीली समझा सकते हैं, ऐसे हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ऑनलाइन में बहुत टाइम लगाया, एक एक कंसेप्ट आपको 4-4 बार बताया, आज मैंने फिर रिवाइज करा दिया। पी इंटरसेक्शन एफ, मेन यही कंसेप्ट है, पी इंटू पी एफ बाई ई, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कि ई एंड एफ, तो एफ पर कंडीशन लगी ई की, अगर एफ पर ई के होने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इंडिपेंडेंट है मतलब एफ इज नॉट अफेक्टेड बाय अकरेंस ऑफ ई, तो पी एफ बाई ई विल बी पी एफ, और इंडिपेंडेंट के केस में पी इंटरसेक्शन एफ विल बी पी इंटू पी एफ। इफ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट पी ई एंड एफ, ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी इंटू पी एफ। तो इंडिपेंडेंट के केस में P इंटू पी एफ होगा, ये नोट करें आप। सो दिस इज इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब आप देखें प्रॉब्लम्स, नाउ यू प्लीज सी द प्रॉब्लम्स जो हमने करने हैं। देखें, एग्जांपल देता हूं आपको, लास्ट क्लास में कराया था। 2 persons A and B throw a coin alternately
ऑल्टरनेटली कॉइन थ्रो करते हैं, टू पर्संस ए एंड बी थ्रो ए कॉइन ऑल्टरनेटली। इफ ए स्टार्ट्स द गेम, A starts the game, find the probability of winning of A if getting a head on coin, getting a head on coin is considered as success। कॉइन पे हेड आना अगर सक्सेस है, दो पर्संस हैं ए एंड बी, वो कॉइन को फेंक रहे ऑल्टरनेटली, पहले ए ने फेंका, फिर बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने। अगर ए गेम को शुरू कर रहा है, कह रहे हैं इफ ए स्टार्ट्स द गेम, ए गेम को शुरू करता है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। इफ गेटिंग ए हेड ऑन द कॉइन, कॉइन पे अगर हेड आए तो वो सक्सेस है। गेटिंग ए हेड ऑन द कॉइन इज कंसिडर्ड एज सक्सेस अगर ए गेम को शुरू कर रहा है। तो ध्यान दें ए कब जीत सकता है, देखिए जैसे मान लो ए ने गेम शुरू की, ए ने कॉइन फेंका, हेड आ गया, ए जीत गया, गेम खत्म हो गई। और क्या हो सकता है देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड ऑन कॉइन हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल ऑन कॉइन, टेल की भी हाफ है, 1 माइनस हाफ, आपको पता है हाफ प्रोबेबिलिटी है, 1 minus half that is half। A starts the game, तो A कब जीतेगा, नाउ probability of winning of A, P, A ने फेंका, गेम को जीत गया, गेम खत्म हो गई। और का मतलब यूज है, और क्या हो सकता है, A ने फेंका, हार गया, फिर क्योंकि A को जिताना है आपने, फिर B ने फेंका, हार गया, फिर ए ने फेंका, जीत गया। इस ढंग से जीत सकता है। और क्या हो सकता है देखिए यहां ए, और क्या हो सकता है, ए ने फेंका, हार गया, बी ने फेंका, हार गया। ए जीत सकता है पहले ट्रायल में, तीसरे ट्रायल में, फिर पांचवें में। बी ने फेंका, हार गया, फिर ए ने फेंका, हार गया, फिर बी ने फेंका, हार गया, फिर ए ने फेंका, जीत गया। इस ढंग से कंटिन्यूशन है, तो ये नोट करें। और हर एक बार हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी हाफ है, इंडिपेंडेंट इवेंट। इन ईच थ्रो गेटिंग ए हेड, गेटिंग ए टेल, प्रोबेबिलिटी इज हाफ, हर एक थ्रो में प्रोबेबिलिटी हाफ है। और ऑल द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्यों, अगर ए जीत रहा है तो ये अगला इवेंट होगा ही नहीं, अगला एक्सपेरिमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि ये जीत गया तो गेम खत्म हो गई। और या ये जीत सकता है और ये हो सकता है, तो ऑल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इसका मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो यूनियन विल कन्वर्टेड इनटू प्लस। तो ये चीज क्लियर करें। हियर ए कैन विन इन फर्स्ट ट्रायल, थर्ड ट्रायल, फिफ्थ ट्रायल, सो इस ढंग से ए जीत सकता है। पहले में जीत गया, तीसरे में जीत गया, पांचवें में जीत गया, सातवें में जीत गया, इस ढंग से जीत सकता है। और ये जो इवेंट आपने डिस्क्राइब किए ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, क्योंकि अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा। ऑल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि हर एक इवेंट दूसरे को रोकेगा। अगर ये पहले ट्रायल में जीतेगा तो तीसरे में नहीं जीतेगा, तीसरे में जीतेगा तो पांचवें में नहीं, तो पांचवा नहीं होगा, पांचवा में जीत गया तो सातवां नहीं होगा। तो ऑल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में आपको ढंग से थ्योरी कराई है, यूनियन इज कन्वर्टेड इनटू प्लस। तो आज प्रॉब्लम पे बहुत फोकस रहेगा, तो प्रॉब्लम ढंग से करें, समझने। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। देखिए, तो यूनियन इज कन्वर्टेड इनटू प्लस, पी ए प्लस पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अप टू इंफिनिटी। ये प्रोसेस चलता जाएगा, इट विल गो अप टू इंफिनिटी। अब अगर होना इंडिपेंडेंट है तो ना होना भी इंडिपेंडेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए, ये हाफ आ गया, दे आर इंडिपेंडेंट। इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन इज कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि आपको मैंने कराया था कि ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, तो ये मैंने रिजल्ट भी कराया था आपके एनसीईआरटी में, ई कॉम्प्लीमेंट एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। तो अगर होना इंडिपेंडेंट तो ना होना भी इंडिपेंडेंट, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑल आर इंडिपेंडेंट, तो इंटरसेक्शन इज कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन। तो कहने का मतलब पी ए कॉम्प्लीमेंट, टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, बी आने टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2,
इसमें हेड टेल की सेम है तो अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा ये। इस प्रोसेस विल गो अप टू इन्फिनिटी। सो देखें इट विल बिकम इनफाइनाइट जीपी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफाइनाइट जीपी 1/2 प्लस 1/2 का क्यूब 1/2 की 5 एंड इट विल गो अप टू इन्फिनिटी, व्हिच इज एन इनफाइनाइट जीपी। With first term half with a half and common ratio T2 by T1, ये भी आपकी 1/2 का square, that is 1/4. So sum required probability of winning of A upon 1 minus half, 1 minus 1/4. ये बन गया 1/2 into 4/3, that is 2/3. So probability of winning of A is 2/3. Similar now also probability of winning of B. तो A हारेगा तो B जीतेगा, तो A के जीतने की 2/3 है, that is 1 minus 2/3, that is 1/3. क्योंकि A हारेगा तो B जीतेगा, तो ये 1/3। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ, देखिए दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आप डाइस का ले लें, जैसे कॉइन की जगह डाई फेंकते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी कर लें। और उसके बाद फिर हम जो है दैट वी विल डू 13.1 के 2 क्वेश्चंस हैं वो करा के, और फिर 13.2 का क्वेश्चन करा के वी विल स्टार्ट विद कंपटीशन प्रॉब्लम्स। वो देखें, आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये आपका कवर हो गया। तो अब दूसरा है 2 persons A and B throw a die till one of them gets 6, wins the game. अगर 6 आता है तो वो गेम को जीत जाता है। If A starts the game, अगर A गेम को शुरू करता है, find probability of winning of A. 2 persons A and B throw a die. डाई को फेंकते हैं, अगर 6 आ जाता है तो वो गेम को जीत जाता है। A गेम को शुरू करता है तो A के जीतने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 6 ऑन डाई 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए 6 ऑन डाई 6 नहीं आने की 5/6, 6 आने की 1/6, 6 नहीं आने की 5/6, 1 - 1/6 5/6, ये 6 नहीं आया। अब 6 आने की आपको पता है कि 1/6 हो गई, 6 आया, 6 नहीं आने की 5/6। कॉइन की तरह ये हेयर, क्योंकि ए ने फेंका 6 आ गया, जीत गया। और क्या हो सकता है, ए ने डाई फेंकी हार गया, ए को जिताना, बी ने फेंकी हार गया, फिर ए ने फेंकी जीत गया। तो here A can win the game. A can win the game in first, third, fifth trial. पहले में जीत सकता है। A can win the game in first trial, in third trial, in fifth trial, so on. इस ढंग से गेम को जीत सकता है। पहले में जीता या तीसरे में जीत सकता है, 5वें में, so on. और आपको पता ही है कि डाई जब फेंक रहे हैं तो हर एक बार जब भी आप डाई को फेंकते हैं, पहली बार फेंका किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, जब दूसरी बार फेंक रहे हैं तो वो इंडिपेंडेंट है। पहले क्या हुआ उसका दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं। अकरेंस ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट द अकरेंस ऑफ अदर। पहली बार डाई पर क्या आया उससे दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दैट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इंडिपेंडेंट है। तो डाई जब भी फेंक रहे हैं हर एक बार प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो A can win in first trial, so on. Now probability of winning of A, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए, तो क्या होगा, ए ने फेंका जीत गया, वही है कॉइन की तरह ही है। कॉइन में हेड टेल की प्रोबेबिलिटी हाफ है, डाई में 1/6 जीतने की है, 5/6 हारने की है। ए ने फेंका जीत गया, और ए ने फेंका हार गया, फिर बी ने फेंका एंड, क्योंकि ऑल आर इंडिपेंडेंट, होना अगर इंडिपेंडेंट है ना होना भी इंडिपेंडेंट, तो 1/6 की मतलब 6 की 1/6 और नहीं आने की 5/6। ए ने फेंका हार गया, बी ने फेंका हार गया, फिर ए ने फेंका जीत गया, और सारे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। वो तो आपको जैसे कॉइन में बताया मैंने कि अगर पहले उसमें जीत रहा है तो अगला इवेंट होगा रुक जाएगा।
ए अगर गेम को जीत गया तो आगे होगा ही नहीं, और क्या हो सकता है। मान लो ए पहले में हार गया, फिर बी ने फेंका हार गया, फिर ए जीत गया। अब ये होगा तो अगला नहीं होगा, अगला नहीं होगा, अगला होगा तो उससे अगला नहीं होगा। तो ऑल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और आपको पता ही है और में म्यूचुअली अगर एक्सक्लूसिव है ए और बी का मतलब होता है ए यूनियन बी, और का मतलब यूनियन। और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो यूनियन इज कन्वर्टेड इनटू प्लस। अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो यूनियन आपका प्लस में कन्वर्ट होगा, ए और बी। तो कहने का मतलब 5/6 1/6, और आपका पांचवें ट्रायल में 3 में हार गया, 4 में हार गया, फिर जीता, और इस ढंग से अप टू इन्फिनिटी ये बना। तो अब ध्यान दें इस पर क्या बनाएंगे, 1/6, 5/6 का स्क्वायर 1/6, 5/6 का 4 1/6 अप टू इन्फिनिटी। सो दिस इज इनफाइनाइट जीपी। देखिए इट इज इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी और इनफाइनाइट जीपी में सम जो होता है वो a/1 - r है। इनफाइनाइट जीपी का सम जो है वो a/1 - r है। इट इज इनफाइनाइट, व्हिच इज इनफाइनाइट जीपी, व्हिच इज एन इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी है विद फर्स्ट टर्म 1/6 है, एंड कॉमन रेशियो आपको पता है T2/T1 दैट इज 5/6 का स्क्वायर 25/36। सो रिक्वायर्ड सम a/1 - r। तो ये देखें 1/6 गुना 36/11 दैट इज 6/11। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए 6/11। तो यहां देखें दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए 6/11। ए के जीतने की 6/11। तो ए के हारने की क्या होगी 5/11, 1 - 6/11, और ए हारेगा मतलब बी जीतेगा। तो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ winning of B is equal to probability of losing of A 1 - 6/11 that is 5/11, 1 - 6/11 which is equal to 5/11। तो ये आ गया आपका ऑल्टरनेटली डाई फेंक रहे हैं, और इस रंग से डाई वाला भी करा दिया आपको और कॉइन वाला भी। तो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट के क्वेश्चन क्लियर कर दिया। इंडिपेंडेंट है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा। एक इंडिपेंडेंट का रिजल्ट और देख रहे हैं, एक आपके एनसीईआरटी में मैं बता रहा हूं, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा था ऐसा होगा, इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट प्रूव ई कॉम्प्लीमेंट एंड एफ कॉम्प्लीमेंट आर आल्सो इंडिपेंडेंट। अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट है तो प्रूव करना है कि E कॉम्प्लीमेंट एंड F कॉम्प्लीमेंट आर आल्सो इंडिपेंडेंट। तो लिखेंगे सिंस E एंड F आर इंडिपेंडेंट, E और F आपके इंडिपेंडेंट हैं, इसका मतलब है P ऑफ E इंटरसेक्शन F PE इंटू PF। E और F इंडिपेंडेंट है तो एंड आपका A एंड B, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और एंड आपका मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। If A and B are independent, P A and B, E intersection F, E and F, and का मतलब intersection, and E and F, तो P E intersection F will be converted into P into PF। अगर वो independent है तो P intersection F आपका P into PF होगा। Now to prove P E complement intersection F complement is also equal to P E complement into P F complement। ये आपको प्रूव करना है। E और F इंडिपेंडेंट है तो P इंटरसेक्शन F आपका P into PF है, ये आपको प्रूव करना है। तो अब ध्यान दें कैसे होगा, ध्यान दें थोड़ा सा, कंसंट्रेट करें आप। तो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स टुडे वी विल कंसीडर, जिससे कि आपके एनसीईआरटी के कांसेप्ट भी क्लियर और कंपटीशन में किस लेवल का क्वेश्चन आता है वो भी क्लियर है, और सेट थ्योरी का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी में यूज होता है जो आपने पढ़ा है। आज आपको क्वेश्चन कराऊंगा मैं भी। तो ये देखना आप, ये वाला रिजल्ट P E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट, यूज डिमॉर्गन लॉ P यूनियन F कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट, E यूनियन F का कॉम्प्लीमेंट, ये बन गया। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ना होना, 1 माइनस होना, कॉम्प्लीमेंट ना होना, होना ना होना दोनों का सम 1 है। E यूनियन F का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब होगा 1 माइनस P E यूनियन F,
and how it can be written as what is PE union F? PE plus PF minus PE intersection F. PE union F, A, E और F, PE plus PF minus PE intersection F. 1 minus PE minus PF माइनस माइनस प्लस हो गया PE इंटरसेक्शन। उसने बोला है कि E एंड F आर इंडिपेंडेंट, तो यहां ध्यान दें 1 माइनस PE माइनस PF माइनस प्लस E एंड F आर इंडिपेंडेंट, तो PE इंटू PF। सिंस E एंड F आर इंडिपेंडेंट, ये लिख सकते हैं आप, सिंस E एंड F आर इंडिपेंडेंट, E और F आपके इंडिपेंडेंट हैं, E and F are independent events, इसका मतलब है PE इंटरसेक्शन F जो है इंडिपेंडेंट है, तो P इंटरसेक्शन F आपका P इंटू PF होगा। इंडिपेंडेंट है तो आपको पता ही है, एंड मींस इंटरसेक्शन, इट इज कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लाई। ये आप यहां वैल्यू डाल दी मैंने, आप नोट करें इंडिपेंडेंट ये वैल्यू यूज की। तो यहां ध्यान दें थोड़ा सा, 1 माइनस PE डैश माइनस इन दोनों में PF कॉमन, अंदर बचा 1 PF कॉमन, तो व्हाट यू विल गेट हियर 1 माइनस PE, ये बना, तो व्हाट यू विल गेट हियर, तो PE डैश माइनस PF, इसका मतलब हो गया PE डैश, दोनों में PE डैश कॉमन, अंदर बचा 1 माइनस PF, और 1 माइनस PF का मतलब है PF डैश, F का ना हो, तो विच इज PE कॉम्प्लीमेंट PF कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब हो गया अगर E और F इंडिपेंडेंट हैं तो E डैश एंड F डैश आर आल्सो इंडिपेंडेंट। आपकी बुक में उसने डायरेक्ट लिखा था, एक रिजल्ट प्रूव किया था, इसके लिए डायरेक्ट लिखा था, वो मैंने आपको करा दिया। तो यहां से आप लिख सकते हैं दैट इज, ये बात हमने प्रूव कर दी, दैट इज इफ E and F are independent then E dash and F dash are also independent. E dash and F dash are also independent. अगर E और F इंडिपेंडेंट हैं तो E dash और F dash भी आपके इंडिपेंडेंट है। So this result we have proved, ये रिजल्ट आपका प्रूव हो गया। E और F अगर इंडिपेंडेंट हैं तो E dash and F dash are also independent। तो रिजल्ट आपको प्रूव करके बता दिया, इस ढंग से आपने करना है। अब NCERT का 13.1 के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उसके बाद 13.2 का एक आधा क्वेश्चन करा के और फिर हम प्रीवियस ईयर आईटी पे आ रहे हैं। जो प्रोबेबिलिटी का 5वां लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको कहा था कि 13.1 की 1-2 क्वेश्चन दिए थे मैंने, और मैंने कहा था इनको ट्राई कर लेना, तो वो मैं करा देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो एक तो अनसॉल्व्ड है और एक सॉल्व कहा था मैंने, तो मैं आई एम डूइंग दैट, वो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। तो ये देखिए आप 13.1 का 15वां क्वेश्चन 15 देखें आप, कंसीडर probability of throwing a die if multiple of 3 comes। अगर 3 का मल्टीपल आ रहा है, थ्रो द डाई अगेन, डाई को दोबारा फेंके, इफ अनदर नंबर कम्स, another number comes, toss a coin, toss a coin, find conditional probability of event, find conditional probability of event, the coin shows tail, coin shows tail, coin shows tail, इस पर कंडीशन निकालनी है कब, given at least 1 die shows 3। तो ये देखें आप जरा, ये प्रॉब्लम है, इसको ध्यान दें थोड़ा सा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 13.1 का 15वां है, इसके बाद मैं आपको 13th करा दूंगा, और फिर इसका एक ये सॉल्व एग्जांपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कहा था कि करना। इसमें इंडिपेंडेंट इवेंट का थोड़ा सा कंसेप्ट यूज है, इसलिए मैंने शुरू में नहीं कराया, क्योंकि आपको एंड में मल्टीप्लाई होता है, ये तब होगा जब इवेंट इंडिपेंडेंट है। क्वेश्चन इसने दे दिया है तो वो चीज मैंने अभी बताई, तो इसलिए मैं इसको भी करा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन है, अब आप देखें, इसमें E और F ढूंढना है। इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स,
डाई फेंक रहे हैं, अगर 3 का मल्टीपल आ रहा है तो डाई को दोबारा फेंका, अगर कोई और नंबर आ रहा है तो कॉइन फेंका। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी किस इवेंट की कि कॉइन ने टेल शो किया और गिवन एटलीस्ट वन डाई शोज 3। तो ई इवेंट मान लें, लेट ई बी द इवेंट, ई मान लें दैट मल्टीपल ऑफ 3 कम्स, ई माने के मल्टीपल ऑफ 3 कम्स, सॉरी ई माने के कॉइन शोज टेल, ई विद द इवेंट दैट कॉइन शोज टेल, क्योंकि आपने जो निकालना है वो ई और एफ मानना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालनी है कॉइन शोज टेल गिवन दैट एटलीस्ट वन डाई शोज 3। तो ई मान लिया कि कॉइन शोज टेल, ये तो सैंपल स्पेस लिखेंगे इसके बेस पे तो सैंपल स्पेस लिखा जाएगा जो ऊपर दिया है इसमें, वो मैंने वो लिख दिया था। ई मानेंगे इवेंट दैट कॉइन शोज टेल, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी किस इवेंट की कि कॉइन टेल शो कर रहा है और गिवन क्या है, कम से कम एक डाई 3 शो कर रही है। तो ई इज द इवेंट दैट कॉइन शोज टेल एंड एफ बी इवेंट, और एफ मानेंगे दैट एटलीस्ट वन डाई शोज 3, एफ मानने के कम से कम एक डाई 3 शो करे। ई माना कि कॉइन शोज टेल, ई मान लिया कॉइन शोज टेल, एफ मान लिया एटलीस्ट वन डाई शोज 3। तो पहले तो पूरे एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस लिखे, देखिए सैंपल स्पेस क्या होगा ध्यान दें, पूरे एक्सपेरिमेंट कंसीडर प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग ए डाई, अगर 3 का मल्टीपल आ रहा है तो डाई दोबारा फेंके, तो 3 का मल्टीपल मान लो 3 आ गया, 3 का मल्टीपल 3 और 6 है, 9 डाई में होता नहीं, तो 3 आ गया तो डाई को दोबारा फेंक रहे हैं, तो 3 के साथ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो पहले तो मैंने इवेंट मान लिया, ई विद द इवेंट जो पूछा है उसने कि कॉइन शोज टेल, हो तो फिर सैंपल स्पेस से हम ई का सैंपल स्पेस लिखेंगे, एफ का लिखेंगे, लेकिन पहले पूरा सैंपल स्पेस लिखो कि अगर मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है तो डाई को दोबारा फेंका, तो मल्टीपल ऑफ 3 में 3 आ गया, 3 आया तो 1 2 3 4 5 6, 3 के साथ कुछ भी आ सकता है। मान लो 6 आ गया, 6 भी 3 का मल्टीपल है, तो 6 के साथ 1 भी आ सकता है, 2 भी, और 6 के साथ 6 भी आ सकता है। अब क्या है, अगर डाई को दोबारा 3 मल्टीपल ऑफ 3 आता है तो डाई दोबारा फेंके, अगर कोई और नंबर आता है तो कॉइन को टॉस किया, मान लो 1 आ गया, डाई पे 1 आया तो 1 के साथ हेड भी आ सकता है, 1 के साथ टेल भी आ सकता है। मान लो 2 आ गया तो 2 के साथ हेड भी आ सकता है, 2 के साथ टेल भी आ सकता है, क्योंकि अगर कोई और नंबर आता है तो कॉइन को फेंक रहे हैं। मान लो 3 आ गया तो 3 के साथ हेड भी आ सकता है, 3 के साथ टेल भी आ सकता है, सॉरी 3 नहीं है, 3 में तो अगर 3 का मल्टीपल है तो डाई फेंक रहे हैं दोबारा, तो 3 वाला तो लिख दिया हमने, अगर 3 आ रहा है तो फिर दोबारा डाई फेंकेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। हाँ, अगर आपका क्या बोलते हैं कुछ और नंबर आ रहा है 3 मल्टीपल ऑफ 3 के अलावा, तो फिर कॉइन फेंकेंगे। मान लो 2 आया तो 2 के साथ भी होगा, 4 आया तो 4 के साथ हेड भी, कॉइन फेंक के टेल भी आ सकता है, 5 के साथ हेड भी आ सकता है, 5 के साथ टेल भी आ सकता है। तो ये है आपका सैंपल स्पेस पूरे एक्सपेरिमेंट का। उसमें सीधी सी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर आपका 3 का मल्टीपल आ रहा है तो डाई दोबारा फेंकेंगे, डाई दोबारा फेंकने का मतलब 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है, तो 3 के साथ 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। अगर 6 फेंकते हैं तो 6 के साथ में 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। अगर 3 का मल्टीपल नहीं आता तो सिक्का फेंक रहे हैं दोबारा, कॉइन फेंक रहे हैं, तो मतलब 1 आ गया तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, 2 है तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, 4 है हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, 5 है हेड भी आ सकता है, टेल भी आ। अब ई इवेंट मान लिया कि कॉइन शोज टेल, तो ई का सैंपल स्पेस लिखें कि कॉइन शोज टेल, कॉइन टेल शो कर रहा है, ये सैंपल स्पेस है, तो ई का सैंपल स्पेस होगा 1t 2t 1t 2t 4t 5t, ये आ गया कॉइन शोज टेल। अगर आपका कुछ और नंबर आ रहा है तो कॉइन फेंक रहे हैं, तो कॉइन पे हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। उसके बाद अगर अब देखिए कॉइन शोज टेल, ई मान लिया कि कॉइन शोज टेल, और एफ है एटलीस्ट वन डाई शोज 3, कम से कम एक डाई पे 3 आए, कम से कम एक डाई पे 3 है, दोनों पे भी आ सकता है, कम से कम एक पे 3 है, तो एफ का होगा 3 1 3 4 3 5 3 6, कम से कम एक डाई पे 3 आए, दोनों पे भी आ सकता है 3 3। तो मतलब ई जो ई और एफ इवेंट होते हैं ना, वो आपके सैंपल स्पेस से लिए जाते हैं।
देखो, कंसीडर ए प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग इट, एक एक्सपेरिमेंट किया कि डाई फेंकी, अगर 3 का मल्टीपल आ रहा है तो डाई दोबारा फेंकी, तो उसका पूरे का सैंपल स्पेस है 3 के साथ 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है, 6 के साथ 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। और अगर मल्टीपल ऑफ 3 के अलावा कुछ और है, अगर 3 के अलावा जैसे 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो कॉइन फेंक रहे हैं। तो अगर 1 आ रहा है तो 1 के साथ हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो पहले तो एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस लिखो, फिर सैंपल स्पेस में से इवेंट को उठाते हैं। अब ये सैंपल स्पेस वो पूरे एक्सपेरिमेंट का, उससे 2 इवेंट उठा लिए। ई उठाया कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इवेंट की निकालनी, कॉइन शोज टेल, कि कॉइन टेल शो कर रहा है। गिवन है कि एटलीस्ट 1 डाई शोज 3, कहने का मतलब ये इवेंट हो रही है कि एक डाई पे 3 आ रहा है, तो ये मानना कॉइन शोज टेल, तो ई का सैंपल स्पेस लिख लो कॉइन शोज टेल 1t 2t 4t 5t। एफ मान लिया एटलीस्ट 1 डाई शोज 3, कम से कम एक डाई पे 3 आए, दोनों पे भी आ सकता है 3, कम से कम एक पे 3 आए, उसी सैंपल स्पेस में से इवेंट को उठाया जाता है। आप ये समझने की कोशिश करें, जो सैंपल स्पेस दिया होता है उसी में से इवेंट को उठाया जाता है। अगर उन इवेंट्स का यूनियन सैंपल स्पेस आ जाए तो इवेंट एग्जॉस्टिव होते हैं, ये आपको पता ही है। अगर इवेंट में कुछ भी कॉमन नहीं हो तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने ही है कि ई और एफ में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि ई है कि एटलीस्ट 1 कॉइन शोज टेल, तो टेल है तो उसमें आपका कॉइन का इवेंट आ रहा है और इसमें आपका डाई का आ रहा है, तो दोनों में कॉमन कुछ नहीं है। इसका मतलब है हियर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ई और एफ आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कहने का मतलब है दैट इज ई इंटरसेक्शन एफ आपका फाई है, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी ई इंटरसेक्शन एफ की, ई इंटरसेक्शन एफ फाई है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। इंटरसेक्शन एफ हुआ ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी। अब वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट कॉइन शोज टेल एटलीस्ट 1 डाई शोज 3। तो ई वो पूछ रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ई पर लगी कंडीशन, ई है कि कॉइन शोज टेल, कि कॉइन टेल शो करे, ये ई पर कंडीशन लगी किसकी, कम से कम एक डाई पे 3 आए, ई बाई एफ, कम से कम एक डाई पे 3 आए, दोनों पे भी आ सकता है, तो ई बाई एफ पूछ रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड, पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ, और ई इंटरसेक्शन एफ तो फाई है तो प्रोबेबिलिटी उसका 0 होगा, तो दैट आंसर विल बी 0। तो यार ये थोड़ा सा यूनिक प्रॉब्लम है, आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम इज 0, तो इसका आंसर 0 है। तो ये देखिए आपका 13.1 का 15वां क्वेश्चन ये आपका सॉल्व हुआ। तो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये आपका सॉल्यूशन है, नोट करें इस क्वेश्चन को आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 13.1 का 15वां क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देख लें आप, फिर पहले पूरे एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस लिखे, उसमें से फिर इवेंट ई और एफ उठाएं आप, कि इवेंट ई क्या बोल रहा है, एफ क्या बोल रहा है, उसके बाद ई और एफ उठाएं, फिर पहले पूरे एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस लिखें। यू राइट सैंपल स्पेस ऑफ होल एक्सपेरिमेंट, देन यू डिस्क्राइब, उसमें से फिर ई और एफ इवेंट उसने लिए हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, आप देखें। तो ये देखें 13.1 का 13वां क्वेश्चन, इंस्ट्रक्टर के पास क्वेश्चन बैंक है जिसमें 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन रैंडमली सिलेक्ट किया क्वेश्चन बैंक से, प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट इट इज एन इजी क्वेश्चन, कि क्वेश्चन इजी है और ये गिवन है कि इट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये डाटा सारा गिवन है आपको, तो इसमें वहां से मानना ई इवेंट आपने, तो मान लेंगे लेट ई बी द इवेंट, ई बी इवेंट दैट क्वेश्चन इज इजी, ई मान लेंगे कोई क्वेश्चन इजी है, एंड एफ बी द इवेंट, एफ मानेंगे दैट इट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ई मानना कि क्वेश्चन इजी है और एफ मानना कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है क्वेश्चन इज इजी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन इज इजी गिवन इट इज ए मल्टीपल चॉइस, तो ई बाई एफ निकालना, ये समझिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ई पर कंडीशन लगी, ई है कि क्वेश्चन इज इजी, ई इवेंट मानना कि क्वेश्चन इजी, एफ मानना कि क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के इजी क्वेश्चन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है गिवन दैट, गिवन इट इज मल्टीपल चॉइस, तो मतलब कंडीशन लग गई इजी पर किसकी, मल्टीपल चॉइस की, तो मतलब पी ई बाई एफ निकालना है। कहने का मतलब क्वेश्चन इज इजी गिवन इट इज मल्टीपल चॉइस, तो इजी पर कंडीशन लग गई कि क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस है। तो इजी टोटल क्वेश्चन कितने, 300 ट्रू फॉल्स हैं और 500 आपके मल्टीपल चॉइस, तो टोटल इजी प्रॉब्लम्स 800। हाँ, आपके डिफिकल्ट कितने हैं, 200 डिफिकल्ट हैं,
ट्रू फॉल्स है और 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के क्वेश्चन इजी है और ये गिवन है कि वो मल्टीपल चॉइस है। तो कहने का मतलब पी ई बाई एफ, तो क्या होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ई इंटरसेक्शन है, ई इंटरसेक्शन एफ, ई है क्वेश्चन इज इजी एंड गिवन ई एफ है कि क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस। तो इजी है और मल्टीपल चॉइस है। इजी तो टोटल आपके कितने हैं 800 है, लेकिन उसने ई बाई एफ का क्या मतलब, प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ का क्या मतलब होता है ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ। ई इंटरसेक्शन एफ का क्या मतलब है क्वेश्चन इज इजी एंड इट इज मल्टीपल चॉइस, इजी भी और मल्टीपल चॉइस भी। तो वो कितने 500 है, तो टोटल आ जाएगा 500 बाई टोटल क्वेश्चंस 584 अपॉन पी एफ। एफ का मतलब है क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस, एफ है कि इवेंट इट इज मल्टीपल चॉइस। तो मल्टीपल चॉइस टोटल आपके कितने हैं, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस हैं ये आप देखिए टोटल मल्टीपल चॉइस आपके 900 प्रॉब्लम्स है। 500 मल्टीपल चॉइस इजी डिफिकल्ट, मल्टीपल चॉइस कितने हैं 500 इजी है 400 डिफिकल्ट है। तो पी ई बाई एफ का मतलब है पी इंटरसेक्शन एफ इजी एंड मल्टीपल चॉइस, तो इजी एंड मल्टीपल चॉइस आपका 500 है। और एफ पी एफ टोटल मतलब एफ का प्रोबेबिलिटी, तो टोटल मल्टीपल चॉइस आपके 900 है। तो 900 बाई 1400 ये कट गया, तो 5 बाई 9 इज द आंसर। ये 13.1 का 13वां क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। सो दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। थोड़े से इनमें लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है तो लिखना पड़ता है थोड़ा सा, इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन लिख दिया। तो ये देखें ये 13वां क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। उसके बाद आपका सॉल्व एग्जाम्पल था वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अभी एक सॉल्व एग्जाम्पल रह गया था वो करा देता हूँ आपको। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ध्यान दें थोड़ा सा। सॉल्व एग्जाम्पल इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये देखें कंसीडर, ये एग्जांपल 7 है 13.1 का, थोड़ा सा यूनिक प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन देख लें। बाकी लगभग आपको सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने। 13.2 के मैक्सिमम इन जो उसमें पता करना था कि इंडिपेंडेंट है नहीं है वो क्वेश्चन भी आपको कवर किए हैं। 13.2 के मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस वी हैव कवर्ड। और उसके बाद आपके फिर प्रीवियस ईयर कुछ आईआईटी के क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कल एक एक्सपेरिमेंट किया कि कॉइन को टॉस किया, अगर कॉइन पे हेड आया तो उसको दोबारा फेंका, और अगर कॉइन पे टेल आ रहा है तो डाई फेंकी। तो पहले तो पूरे एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस लिखते हैं, फिर उस सैंपल स्पेस में से कोई इवेंट उठाता है वो। तो उसने कोई इवेंट उठाया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है इवेंट की कि डाई शोज ए ग्रेटर देन नंबर 4, कि डाई पर अगर नंबर 4 से ज्यादा है उस पर कंडीशन लगी। क्या कंडीशन लगी, इफ देयर इज एटलीस्ट वन टेल, कि कम से कम एक टेल हो। तो पहले तो पूरे एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस लीजिए, सैंपल स्पेस ऑफ होल एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया टॉसिंग ए कॉइन को टॉस किया गया। अगर उस कॉइन पर हेड आ रहा है तो उसको दोबारा फेंका। तो कहने का मतलब है हेड आ रहा है तो कॉइन पर दोबारा हेड भी आ सकता है, कॉइन पर दोबारा टेल भी आ सकता है। यू कैन गेट हेड, यू कैन गेट हेड के साथ टेल भी आ सकता है। अगर कॉइन पर हेड आ रहा है तो दोबारा फेंका, तो दोबारा फेंकने का मतलब है हेड आ रहा है तो हेड के साथ हेड भी आ सकता है, फिर हेड के साथ टेल भी आ सकता है अगर हेड आ रहा है। अगर कॉइन पर कह रहा है टेल आ रहा है तो डाई फेंकी गई। अब डाई के साथ 1 भी आ सकता है, डाई के साथ 2 भी आ सकता है, डाई पर 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। ये देखें ये है आपका सैंपल स्पेस पूरे एक्सपेरिमेंट का, कि अगर कॉइन पे हेड आ रहा है तो उसको दोबारा फेंका तो दोबारा हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। अगर कॉइन पर टेल आ रहा है, मान लो टेल आ गया तो डाई फेंकी, तो डाई में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। अब जब एक्सपेरिमेंट हो गया तो उसमें इवेंट माने, तो ई बी द इवेंट, ई बी इवेंट, ई माना दैट डाई शोज नंबर ग्रेटर देन 4। ई मान लिया कि डाई पर 4 से ज्यादा नंबर है, तो ई का सैंपल स्पेस लिखे, डाई पर 4 से ज्यादा नंबर आया उसका सैंपल स्पेस लिखें T5 T6, ये हो गया ई का सैंपल स्पेस। और एफ है कि देयर इज एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल, दोनोटेल भी हो सकती है, ये आपका एफ है। तो एफ माने लेट एफ बी इवेंट दैट देयर इज एटलीस्ट वन टेल। तो एफ का सैंपल स्पेस लिखें, कम से कम एक टेल है, दोनों टेल तो भी हो सकती है पर दोनों वाला केस है ही, तो कम से कम एक टेल, तो उसमें सारा आएगा एच टी, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट आप करते हैं वो सैंपल स्पेस में से लिए जाते हैं। पहले कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसका सैंपल स्पेस लिखा, एक्सपेरिमेंट किया कि कॉइन फेंका,
अगर कॉइन पर हेड आया तो दोबारा फेंका, तो हेड आ गया तो हेड के साथ हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। अगर कॉइन पर टेल आया तो डाई फेंकी, तो डाई में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो ये देखिए अब उसी सैंपल स्पेस में से कोई इवेंट उठाए, एक इवेंट हुआ ई है कि डाई पे नंबर आया ग्रेटर देन 4, डाई शोज ए नंबर ग्रेटर देन 4, डाई पे 4 से ज्यादा नंबर आया, तो एफ का सैंपल स्पेस क्या होगा, डाई पर 4 से ज्यादा नंबर आया मतलब डाई पर 5 भी 6 भी, तो उसी में से उठाया जाता है। एक्सपेरिमेंट जो इवेंट लिए जाते हैं एक्सपेरिमेंट सैंपल स्पेस लिए जाते हैं कि डाई शोज ए नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से ज्यादा नंबर का मतलब है 5 6, T5 T6, एंड देयर इज एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल, HT T1 T2 T3 T4 T5 T6, कम से कम एक टेल ये आया। अब वो पूछ रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डाई शोज ए नंबर ग्रेटर देन 4, मतलब ई की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, पर ई पर कंडीशन लगी एफ की। एफ क्या हुआ कि ना एटलीस्ट वन टेल, कि कम से कम एक टेल है। ई पर कंडीशन लगी एफ की, प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड, ई बाय एफ, ये होगा पी ई इंटरसेक्शन एफ बाय पी एफ, पी इंटरसेक्शन एफ बाय पी एफ। तो ई और एफ आपने लिखे हुए, तो क्वेश्चन मिटा रहा हूं, इससे आप ई इंटरसेक्शन एफ लिख सकते हैं, ध्यान दें थोड़ा सा, यू कैन राइट ई इंटरसेक्शन एफ। तो देखें ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, ई लिखा है आपने, एफ लिखा है, तो इंटरसेक्शन एफ होगा T5 T6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी देखें आप क्या होगी, मतलब दिस या ये होगा या ये होगा, तो दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में प्लस हो जाएगा। कॉइन पे टेल आया उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड मतलब ये पहले मैं लिख देता हूं, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी T5 प्लस P ऑफ T6। अब आप सोचिए प्लस क्यों हुआ, क्योंकि दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा। और हेड कॉइन पे टेल आया और डाई पे 5 आया, दोनों इंडिपेंडेंट, क्योंकि कॉइन पे टेल आया, डाई से उसका कोई लिंक नहीं है, डाई पे क्यों कुछ भी, डाई पे कुछ भी आ सकता है। तो ये देखें तो 5, बात समझ ले मेरी, कॉइन पे टेल आया, डाई पे 5 आया, इसका उससे कोई लिंक नहीं है, तो टेल की 1/2, इसकी 1/6, 1/2 1/6, 2/12 दैट इज 1/6, ये आ गया। और पी एफ की प्रोबेबिलिटी देखें, एफ आपको दिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ देखें क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये एफ है, हेड टेल, तो सारा सम आएगा पी एच टी प्लस पी T1 पी, क्योंकि सारे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, और ये जाएगा पी T6, तो एच टी, एक पे हेड, दूसरी बार टेल, 1/2 1/2, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो यूनियन इज कन्वर्टेड इनटू प्लस, इंडिपेंडेंट है क्योंकि पहले पे हेड आ रहा है दूसरे पे टेल आ रहा है, उससे कोई लिंक नहीं है। T1 कॉइन पे टेल और डाई पे 1, इसका कोई इंडिपेंडेंट है, डाई पे 1 आ रहा है, कॉइन पे टेल आ रहा है, दो कोई लिंक नहीं है उसका, तो 1/2 1/6, 1/2 1/6, और ये जाएगा प्लस 1/2 1/6, तो ये देख लें 1/4 जमा 1 से लेकर 6 तक, तो ये 6/12, समझने की कोशिश करें 6/12 क्यों आया, क्योंकि T1 से लेकर T6 तक है, तो 1/2 1/6 1/2 1/6, ये 6 बार आएगा तो 6/12। एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए नीचे सेम बना लें, इसको भी 12 करने के बन गया 9/12, तो दैट इज 3/4, तो इट कम्स आउट टू बी 3/4। अब ये यहां डाल दें, P इंटरसेक्शन है 1/6 अपॉन 3/4, 1/6 4/3 दैट इज 2/9, तो रिक्वायर्ड आंसर इज 2/9। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी आया है वो 2/9, लेट मी चेक द आंसर, तो इसका जो आंसर आ रहा है दैट इज 2/9। सॉल्यूशन देखिए इसका, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम इज 2/9, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये सॉल्यूशन है। ये थोड़ा सा यूनिक प्रॉब्लम था। आप इसमें देखें कि जैसे एफ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालनी, तो वो कैसे आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होगी, क्योंकि सारे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल और प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 प्रोबेबिलिटी ऑफ T3, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल, एक पहले पे हेड आया दूसरे पे टेल आया, एंड, और दोनों इंडिपेंडेंट है तो एंड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। ये मैंने इसलिए नहीं कराया आपको क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं कराए थे,
तो इसलिए मल्टीप्लीकेशन आपको आप पूछ सकते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है। अब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इवेंट इंडिपेंडेंट है तो मल्टीप्लाई होता है। तो 1/2 1/6 1/2 1/6 ये करके किया, और इस ढंग से रिक्वायर्ड आंसर इज 2/9। तो ये 13.1 का एग्जांपल नंबर 7 जो है ये आपका सॉल्व हुआ। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पूरे हुए। अब देखिए आईआईटी के क्वेश्चंस। तो अब ये ऐसा नहीं है कि आपको इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्वेश्चन आएंगे। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है जिसमें सिंपल कंसेप्ट होता है, कोई मतलब ये नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट का कंसेप्ट है। कई बार सिंपल प्रॉब्लम भी आता है जिसमें केस बनते हैं। जैसे देखिए यहाँ लेट पिछले साल भी कराया मैंने क्वेश्चन, ओमेगा बी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी विथ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है 1 नहीं, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 होते हैं, ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन आईआईटी जे 2010। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ओमेगा 1 नहीं है, 1 नहीं है। इफ a fair die is thrown 3 times, 3 बार कोई फेयर डाई फेंकी गई, if R1 R2 and R3 are numbers obtained on die पर नंबर obtained है, find probability that ओमेगा की R1 ओमेगा की R2 प्लस ओमेगा की R3 0। ये 2010 का क्वेश्चन है आईआईटी का। ये देखें क्वेश्चन आप जरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ये जेईई मेंस में क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। ओमेगा कोई कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, आपको पता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 होते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, लेकिन ओमेगा 1 नहीं। अगर कोई डाई फेंकी जाती है, फिर डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स, और R1 R2 R3 नंबर ऑब्टेन्ड ऑन द डाई पर जो नंबर ऑब्टेन्ड है वो R1 R2 R3। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ओमेगा की R1 ओमेगा की R2 ओमेगा की R3 0। एज वी नो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। आपको पता होना चाहिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है। यू नो द थिंग, सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। तो इसने जैसे यहां पर है, आपको पता है ओमेगा क्यूब 1 होता है, ओमेगा 6 भी 1 होगा, 3 का मल्टीपल है। ओमेगा 5 कैन बी रिटन ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा, दैट इज ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 4 ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब आपका 1 होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो इट इज ओमेगा। देखो कैसा क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो इसका मतलब है ओमेगा R1, अगर R1 आपका 3 है, यहां पर मान लो, क्योंकि ये 1 आपको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है, तो 1 कब होगा, ओमेगा क्यूब 1 है ओमेगा 6 1 है। यहां पर मतलब 3 और 6 में से कुछ भी आ सकता है। आप समझने की कोशिश करें। अगर हम एक पर्टिकुलर केस मान के चलें कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, 3 और 6 में से कुछ भी आ सकता है। ओमेगा क्या होगा, ओमेगा 4 आपका ओमेगा है और एक ओमेगा खुद है, तो यहां पर 4 आ जाए, R2 4 आ जाए तो ये ओमेगा हो जाएगा, और यह 1 आ जाए तो मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। आप ऐसे समझे ना, ओमेगा R1 ओमेगा R2 ओमेगा R3 0। तो यहां पर 1 आए, 1 कब आएगा, 3 आ जाए या 6 आ जाए तो 1 आएगा। ओमेगा, ये ओमेगा होगा, ओमेगा कब होगा, अगर ये R2 1 है तो ओमेगा ही है, ओमेगा की 1। अगर 4 है, ओमेगा की 4, ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा तो भी ओमेगा है, तो 4 आ जाए 1 आ जाए, और यहां पर ओमेगा स्क्वायर आपको पता है, ओमेगा यहां 5 आ जाए तो ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, या यहां पर ओमेगा 2 आ जाए ओमेगा स्क्वायर तो भी ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब है यहां पर आपके पास 3 और 6 में से कोई भी आ सकता है। यहां पर आपके पास 1 और 4 में से कोई भी आ सकता है, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा 4 भी ओमेगा होता है। यहां पर आपके पास ओमेगा स्क्वायर 2 आ जाए या 5 आ जाए, क्योंकि ओमेगा 5 भी आपका ओमेगा स्क्वायर है। ओमेगा 5 को लिख देंगे ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर 2 में से कोई भी आ सकता है, इन 2 में से कोई भी आ सकता है, इन 2 में से कोई भी आ सकता है, तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन ये आगे पीछे भी तो हो सकते हैं, ओमेगा की पावर है ना, ये यहां मतलब ये मान लो 3 यहां आ गया, 1 यहां आ गया, 2 यहां आ गया, तो इट कैन बी अरेंज्ड बाय 3 फैक्टोरियल वेज, तभी तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रहेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है, तो कहने का मतलब यहां 3 और 6 में से कुछ भी आ सकता है। लेकिन वो जो चीज यहां, ये आपस में तो अरेंज हो सकते हैं ना, ये इधर, क्योंकि कोई 3 डिफरेंट नंबर है,
यहाँ 3 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, तो इट कैन बी अरेंज्ड बाय 3 फैक्टोरियल वेज, क्योंकि अगर आगे पीछे हो जाता है तो भी तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 रहेगा। और अगर डाई 3 बार फेंकी जाए तो टोटल आउटकम्स 216 है। इफ ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, इफ ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, अगर डाई को 3 बार फेंका जाए, टोटल आउटकम्स, जो टोटल आउटकम्स है वो 216 है। 3 बार अगर डाई फेंकते हैं तो 216 आउटकम्स आपके टोटल है। अब आप देखें फेवरिंग केसेस, नंबर ऑफ केसेस फेवरिंग द इवेंट, इवेंट को फेवर कितने केस कर रहे हैं। यहां पर 1 ओमेगा 3 और 6 में से कुछ भी आ सकता है तो 1 बन जाएगा। यहां पर 1 और 4 में से कुछ भी आ सकता है तो ये ओमेगा बन जाएगा। यहां 2 और 5 में से कुछ भी आ सकता है, ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। मतलब यहां पर 2 में से कोई भी एक आ सकता है 2c1, एंड यहां पर 1 और 4 में से कोई भी आ सकता है 2c1 इंडिपेंडेंट। यहां पर 2 और 5 में से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में अगर ऐड है तो मल्टीप्लाई और है तो प्लस। आपको बताया था मैंने 2 में से कोई भी आए 2c1 एंड 2c1, लेकिन ये कोई भी नंबर आपके पास 2 में से कोई आ जाता है, ये 3 फैक्टर, क्योंकि जैसे मान लो यहाँ 3 आ गया, यहाँ 1 आ गया, 2 आ गया, तो इट कैन बी अरेंज्ड बाय 3 फैक्टोरियल। आगे पीछे भी तो हो सकता है, तो अभी तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 रहेगा इनटू 3 फैक्टोरियल। इट कैन बी अरेंज्ड बाय 3 फैक्टोरियल बाय 216। तो ये देखें इट कम्स आउट टू बी 2 2 4 2 आर 8 into 6 by 216, so that is 48 by 216, so that is 2 by 9। तो required probability is 2 by 9। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई मेंस में दोबारा आ सकता है, तो नोट कर लें। ओमेगा बी द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा इज नॉट 1। फेयर डाइस इज थ्रोन 3 times, R1 R2 R3, नंबर ऑफ टेन ऑन द डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ओमेगा की R1, ओमेगा की R2, ओमेगा की R3 0। तो वही बात है 2010 का क्वेश्चन है आईटी का। तो 3 और 6 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है। 3 और 6 में कुछ भी आ सकता है, 1 और 4 में से कुछ भी आ सकता है, 2 और 5 में से कुछ भी आ सकता है। मान लो कोई नंबर यहां पर आ गया, 3 यहां आ गया, 1 यहां आ गया, 2 यहां आ गया, तो ये आगे पीछे भी हो सकता है। इट कैन बी अरेंज्ड बाय 3 फैक्टोरियल वेज। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका 0 हो गया, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 2 by 9। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आप देखें तो ये 2010 का आईटी का क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। तो इसमें थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, इसको देखें आप। दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। एक कई बार एक क्वेश्चन डायरेक्ट भी आया हुआ है, देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स आता था पहले आईआईटी में, तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है। देखिए अब ये क्वेश्चन आया हुआ है 1994 में आया हुआ है क्वेश्चन। वेन डायग्राम से भी कई बार प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। देखें गिवन 2 इवेंट्स ए एंड बी, such that PA complement 0.3, PB 0.4, PA intersection B complement 0.5। आपको निकालना है P B by A union B complement, ये आपको फाइंड आउट करना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B when A union B has occurred। तो जैसे कि 1994 का क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स में आया है। तो जैसे कि आपको पता है एज वी नो PE by F क्या होता है, PE by F होता है PE इंटरसेक्शन F by PF। PE by F, PE by F होता है P इंटरसेक्शन F by PF। तो यहां ध्यान दें, ये निकालना है आपको। तो इसमें F की जगह ये आएगा, तो ये बन जाएगा P B इंटरसेक्शन A यूनियन B का कॉम्प्लेक्स अपॉन P A यूनियन B। ये देखें ये बना। अब आप इसमें ध्यान दें, ये आपको गिवन है जो डाटा है, अब कैसे आगे सॉल्व होगा देखिए इसको। तो व्हाट वी हैव टू डू, फॉर्मूला आपको बता दीजिए यूज होगा। अब इसमें आप इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनियन, तो इसको देखिए आप कैसे लिख सकते हैं जो ये वाला रिजल्ट है। सो P B by A union B complement, it can be written as P B intersection A union B complement upon P A union B complement। ऊपर इसको लिख सकते हैं P of B intersection A union B intersection B complement upon P A union B का फॉर्मूला PA plus PB complement माइनस P A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। B इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट 5, ऊपर बन गया P A इंटरसेक्शन B अपॉन P A।
अब उसने पी ए कॉम्प्लीमेंट दिया तो इसको कन्वर्ट कर दें, जो डाटा गिवन इट कैन बी रिटन 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट। पी बी दिया है तो उसको लिख सकते हैं 1 माइनस पी बी। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपको दिया है 0.5, और ए इंटरसेक्शन बी कैसे आएगा ये देखिए हम वेन डायग्राम से, आपको पता ही है सब कुछ। दिस इज ए, दिस इज बी, ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी है। अब ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये चीज आपको दी हुई है, और पी ऑफ बी, बी आपको दिया है, ये बी है पूरा, इट इज बी। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ओनली ए है आपका, ओनली ए, इट इज ओनली ए, और बी आपको पूरा दिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज गिवन, ये देखिए बी गिवन है, तो बी का प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 0.4 है। अब ए कॉम्प्लीमेंट दिया है तो ए कॉम्प्लीमेंट से पी आ जाएगा, वेरी इजीली यू कैन गेट। तो पूरे ए में से अगर आप ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट घटा दें, ये पूरा ए है, ए कॉम्प्लीमेंट से पी ए आ जाएगा। इस ए में से अगर आप ए इंटरसेक्शन ओनली ए घटा दें तो क्या बचेगा, पी इंटरसेक्शन बी, क्योंकि आपको इंटरसेक्शन बी चाहिए, यहां नोट करें, यू रिक्वायर ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी की आपको जरूरत है, तो ए इंटरसेक्शन बी को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां से ध्यान दें, थोड़ा सा मिटा रहा हूं मैं। ए इंटरसेक्शन बी कैन बी रिटन, क्योंकि आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, आपको पी ए पता है, पी ए कैसे आएगा, पी ए कॉम्प्लीमेंट पता है, तो पी ए जो आएगा वो आएगा 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट, दैट इज 1 माइनस 0.3, दैट इज 0.7, तो पी आपका 0.7 आ जाएगा। अब आपका पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो पूरे ए में से, ये जो पूरा पी ए में से अगर आप ओनली ए घटा दें, ये ओनली ए है तो ये बचेगा, तो इसका मतलब है पी ए इंटरसेक्शन बी कैन बी रिटन पी ए माइनस ओनली ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन 1 माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इज 0.3, 1 माइनस पी बी, बी उसने दिया है आपको, आई थिंक पी ऑफ बी दिया, वो मैंने मिटा दिया डाटा में, चेक कर लेता हूं। पी बी ही हैज गिवन 0.4, तो 1 माइनस 0.4 माइनस 0.5, तो ये देखें पी ऑफ ए मैंने निकाल दिया 0.7 माइनस ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट उसने दिया, कई बार डायग्राम बना के क्वेश्चन हो जाता है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ही हैज गिवन, मैंने लिखाया था अभी डाटा लेकिन मैंने मिटा दिया है, तो इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपने नोट किया होगा, इट इज गिवन 0.5, तो माइनस 0.5, और नीचे आप देख लें 1 + 1 2 माइनस 0.7 माइनस 0.5, माइनस 0.7 माइनस 0.5 माइनस 1.2, so you will get here 0.7 minus 0.5, that is 0.2 upon 0.8, that is 1/4. तो फिलिंग द ब्लैंक्स का इसका जो रिक्वायर्ड आंसर आया that is 1/4। ये देख लें 1/4 इसका आंसर, सॉल्यूशन इज देयर, ये ध्यान दें। तो कई बार सेट थ्योरी से क्वेश्चन हो जाता है, सेट थ्योरी का यूज किया और आपका प्रॉब्लम आपका सॉल्व किया। सो इन दिस मैनर यू विल डू द प्रॉब्लम। आप देखिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, डायरेक्टली यू कैन प्रोसीड। बस एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये ध्यान रखें थोड़ा सा। ये ए है, ये आपका बी है, इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, और ये क्या चीज है, ये है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ओनली ए, इट इज ओनली ए। आप पूरे ए में से, अगर पूरे ए में से आप ओनली ए घटा दें तो ये बचेगा, नहीं बचेगा, इंटरसेक्शन बी बचेगा। इसको कहते हैं बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ओनली बी। तो ये क्लियर है, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर आपको एन ए इंटरसेक्शन बी निकालना, ये रिजल्ट इसमें यूज हुआ, ए आपको दिया था, पी ए कॉम्प्लीमेंट दिया था, ए कॉम्प्लीमेंट से पी आ जाना था, ए कॉम्प्लीमेंट दिया है तो उससे आपका पी ए आ जाएगा, यू विल गेट पी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए माइनस ओनली ए, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दिया था, ए कॉम्प्लीमेंट दिया था, उससे ए आ जाना था, 1 माइनस पी, तो ए आ गया, ए में से ओनली ए घटा दें तो इंटरसेक्शन बी आ गया। ये कंसेप्ट इसमें यूज हो, ये ध्यान रखें आप थोड़ा सा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 94 का क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ आईआईटी का। एक और क्वेश्चन आया हुआ वेन डायग्राम से, देखें आप अगर ध्यान दें, ये भी डायरेक्टली वेन डायग्राम पर बेस्ड है, आपको करवा देंगे। ये देखें, कई बार सिंपल क्वेश्चन भी आता है, 1990 का क्वेश्चन है, 2 नंबर, लेट ए एंड बी आर 2 इवेंट्स, ए और बी 2 इवेंट्स हैं, सच दैट पी ए 0.3, पी ए यूनियन बी 0.8, इफ
A and B are independent, events, find PB. ये भी फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं आ रहा है क्वेश्चन, आप देखिए दिस क्वेश्चन आल्सो अकर्ड इन फिलिंग द ब्लैंक्स। तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, वेन डायग्राम को भी करा देंगे आपको, और थोड़े से आईटी के क्वेश्चंस आपके कवर करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस आई विल टेक, तो जिससे कॉन्फिडेंस आएगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे, आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कोशिश करूंगा कराने की। ये देखिए आप, ये पूछा है तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला आपको पता है, एज वी नो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी 0.8 दिया है, पी ए 0.3 दिया है, पी बी माइनस, सिंस इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट तो पी ए इंटरसेक्शन बी आपका पी ए इंटू पी बी होगा, बिकॉज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट। तो यहां पर देखें 0.8 0.3 प्लस पी बी, पी ए 0.3 दिया है, 0.3 पी बी, तो ये इधर ले जाएं, इधर जाएगा 0.5 पी बी, 0.3 है पी ए, तो इसमें से पी बी कॉमन 1 माइनस 0.3, पॉइंट इंप्लाइज 0.5 पी बी इंटू 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा 5/7। देखिए 5/7 इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। P of B, we are getting 5/7. This is question number 7. 5/7 is the answer. सिंपल प्रॉब्लम है, जैसे एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन आया हुआ कि इंडिपेंडेंट है, तो आपको पता ही है इंडिपेंडेंट में डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आपका फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाए, जैसे आईटी में भी आया, नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगा, तो कॉन्फिडेंस आपका काफी हाई लेवल का कॉन्फिडेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वही बात है, ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा दिया, पी ए इंटरसेक्शन बी, अगर इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटू पी बी, अब पी ए दिया है सिंपल प्रॉब्लम में, पी बी निकालिए तो 5/7। सो इस ढंग से है। तो इन नेक्स्ट क्लास वी विल टेक सम मोर प्रॉब्लम्स जिसमें भी आपके इंडिपेंडेंट इवेंट पे भी क्वेश्चन होंगे, ऐसा भी होगा, सिंपल प्रॉब्लम भी होगा जिसमें आपका वेन डायग्राम का यूज है, और जैसे आपको ओमेगा की R1 वाला कराया जिसमें कि कोई इंडिपेंडेंट कंसेप्ट का यूज नहीं हुआ, सिंपल प्रॉब्लम था। सो दैट प्रॉब्लम वी विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तो ऑल्सो इसमें तो आईटी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हुए, तो अगले में सिर्फ आपके आईटी के प्रॉब्लम लेंगे और लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी आपको करवा देंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस।